तो पहले देखो कुछ क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। जो हाउ मेनी सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट, गिव द डेजिग्नेशन, ठीक है। तो जो एन ऑर्बिट है, एन ऑर्बिट मतलब वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो एन ऑर्बिट के लिए पहले देखना पड़ेगा एन वैल्यू कितना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एन ऑर्बिट के लिए एन वैल्यू देखो 4 है, क्योंकि एन वैल्यू 1 होने से के ऑर्बिट, एन वैल्यू 2 होने से एल, उसके बाद 3 होने से एम, और 4 होने से एन ऑर्बिट, ठीक है। तो एन ऑर्बिट के लिए एन वैल्यू 4 है। तब एन वैल्यू 4 है तो उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर एल वैल्यू कितना है, 0 1 2 3, ठीक है। तो देयरफॉर एन ऑर्बिट कंटेन्स 4 सब ऑर्बिट, देखो एस पी डी एफ, ठीक है। तो क्या क्या डेजिग्नेट 4s 4p 4d 4f। अब देखो 4s सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल्स होता है। तो 4s सब ऑर्बिट के लिए एल वैल्यू क्या है 0, एम एल वैल्यू 0, एंड हेंस क्या होगा 4s सब ऑर्बिट कंटेन्स ओनली वन ऑर्बिटल विच इज 4s, ठीक है। अब सिमिलरली पी ऑर्बिट के लिए तुम्हारा जो ऑर्बिटल्स होता है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो एल वैल्यू 1, तो एम एल वैल्यू कितना होगा 0 प्लस माइनस एल, ठीक है। तो प्लस माइनस एल मतलब +1 0 -1, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है हमेशा 4p 4px 4py 4pz, ठीक है। अब डी ऑर्बिट के लिए क्या होगा एल वैल्यू 2, तो एम एल वैल्यू 0 प्लस माइनस एल, तो +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। तब क्या होगा देखो 4d सब ऑर्बिट के लिए 4d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4d जेड स्क्वायर 4d एक्स वाई 4d वाई जेड 4d जेड एक्स, ये है। और सिमिलरली जो 4f सब ऑर्बिट है, तो 4f के लिए एल वैल्यू 3, तो 4f के लिए 7 ऑर्बिटल होता है, तो +3 to -3, देखो 7। और डेजिग्नेट कैसे किया मैंने पहले क्लास में भी किया था, देखो जो डेजिग्नेट है सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, ये एन वैल्यू चेंज होता है। मान लो 4 के जगह 5 हो जाएगा, लेकिन सारे जो ऑर्बिटल है एफ के, तो ये सिमिलर होगा। डी के जो ऑर्बिटल है तो ये सिमिलर होगा, क्योंकि ये जस्ट एन वैल्यू चेंज होता है। जो ये 3 हो सकता है 4 5 6, लेकिन जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल तो चेंज नहीं होगा ना, डी जेड स्क्वायर नहीं चेंज होगा। तो मान लो क्वेश्चन में कोई भी दे दे, ये एन ऑर्बिट के लिए दे दिया, मान लो एम ऑर्बिट दे दिया, नहीं तो एम के एल एम ओ ऑर्बिट दे दिया, पी ऑर्बिट दे दिया, ठीक है। जस्ट तुम क्या करोगे उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन वैल्यू निकालोगे, उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर एल वैल्यू निकालोगे, और जो ईमेल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स इन वन इलेक्ट्रॉन। पहले देखो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, देन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या होता है, तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए देखो जो एक ऑर्बिटल 1s में इलेक्ट्रॉन रहता है, बाकी सारे ऑर्बिटल क्या होगा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, सिमिलर है, उसका एनर्जी ऑर्डर भी क्या होगा सिमिलर होगा, क्योंकि ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, देखो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2s 2p दोनों का एनर्जी सेम किया, 3s 3p 3d ये सेम किया, ये 4s 4p 4d, क्योंकि ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जस्ट इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, बाकी सारे कांस्टेंट जैसे टर्म है वो एन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो एनर्जी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स क्या होगा, ठीक है। देखो जब डिफरेंट सब ऑर्बिट, ठीक है, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पहले देखना पड़ेगा जो तुम्हारा एनर्जी ऑर्डर है वो डिपेंड करते हैं एन एल वैल्यू एंड एन प्लस एल वैल्यू, ठीक है। नॉट ओनली एन नॉट ओनली एल नॉट ओनली एन प्लस एल, ये क्या करते हैं सबके ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो इसमें क्या था, जो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये डिपेंड करते हैं ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि 1s में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तब क्या होगा ये सारे मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये सारे फैक्टर के ऊपर, ठीक है। तो ये फैक्टर के कौन सा एनर्जी लोअर है 1s, उसके बाद देखो मैंने बहुत सारे ये जो ऑर्बिट है ऑर्बिट लिखा, और ये सब ऑर्बिट ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो देखो 1s 2s उसके बाद 2p 3s, ठीक है। तो ये फैक्टर देखो पहले क्यों इसमें क्या था जो 3p, उसके बाद ही 4s आ जाता है, उसके बाद देखो 4d आ रहा है, तो ये एबनॉर्मल क्यों हो रहा है, ठीक है।
तो इसलिए देखो मैंने लिखा था जो ये वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एन एल एंड एन प्लस एल। तभी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो आता है ये देखो, explain why the energy of 4s suborbit is lower than that of 3d suborbit। ठीक है, देखो पहले बोल सकते हैं ये सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4s के लिए 4 है, और जो 3d सबऑर्बिट इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो 4s का एनर्जी क्यों कम हो जाता है और 3d का एनर्जी क्यों ज्यादा हो जाता है, ये क्वेश्चन आता है। तो देखो पहले मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो एनर्जी ऑर्डर है, देखो इसमें भी क्या है, 3p के बाद 4s है, उसके बाद 3d 4p 5s, फिर से देखो 4d 5p 6s। ठीक है, तो देखो 4d के आगे 5s आ रहे हैं, 3d के आगे 4s आ रहे हैं, और फिर से देखो 4f के आगे 6s आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे दिखाओगे, जो n प्लस एल रूल है। ठीक है, तो पहले देखो, द एनर्जी ऑफ द लास्ट सब ऑर्बिट ऑफ एन ऑर्बिट एंड फर्स्ट सब ऑर्बिट ऑफ द नेक्स्ट ऑर्बिट नॉट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ एन। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ एन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बट ऑल्सो डिपेंड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एन प्लस एल। तो एन प्लस एल वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो कैलकुलेट करो, 3D सब ऑर्बिट के लिए तुम्हारा एन प्लस एल वैल्यू कितना है। तो देखो 3D सब ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 3 एंड एल इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देयरफॉर n प्लस एल वैल्यू कितना है 3D सब ऑर्बिट के लिए 5। ठीक है, बट फॉर 4s सब ऑर्बिट, 4s सब ऑर्बिट के लिए देखो n वैल्यू इज इक्वल टू 4 एंड एल वैल्यू इज इक्वल टू 0। क्यों ना, s के लिए एल वैल्यू 0 होता है, तो 4 प्लस सॉरी n प्लस एल, तो 4 प्लस 0 कितना वैल्यू हो रहा है 4। लेकिन देखो n प्लस वैल्यू एल वैल्यू और 3D ऑर्बिट इज 5, तो व्हिच इज ग्रेटर, 5 इज ग्रेटर, सिंस 5 n is प्लस, greater, yes sir. हाँ सिंस n प्लस वैल्यू ऑफ 4s इज लोअर देन n प्लस एल वैल्यू ऑफ 3D, hence energy of 4s सब ऑर्बिट इज लोअर। सही रूल किसने दिया था? ये देखना पड़ेगा, ठीक है, किसने दिया था। तो आउटबाउ का एक एनर्जी ऑर्डर रूल है। ठीक है, वो आउटबाउ ने दिया ना, पता नहीं है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा एक बार। ये n+1 n+l वाला। हाँ देखना पड़ेगा एक बार चेक करके किसने दिया था। ठीक है, ओके सर। हम्म, तो ये n प्लस एल रूल है। तो इसलिए क्या होता है, जो तुम्हारा 4s सब ऑर्बिट है इज लोअर देन 3D सब ऑर्बिट, एनर्जी 4s, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में आता है, उसके बाद देखो 3D में। ठीक है, तो सिमिलरली सिमिलर क्वेश्चन देखो, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो तुम क्लास 12 में भी पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट था। तो एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सब ऑर्बिट। तो सिमिलर n प्लस एल रूल अप्लाई करो सब में। जो 6s सब ऑर्बिट है, ठीक है, 4f है, 5d, देखो n वैल्यू क्या है, ये 5, ये n वैल्यू 4, ये n वैल्यू 6। ठीक है, तब n प्लस एल वैल्यू कैलकुलेट करो। तो n प्लस एल वैल्यू 6s ऑर्बिट के लिए कितना हो रहा है, देखो 6 प्लस 0 6, बट फॉर 4f ऑर्बिट के लिए कितना हो रहा है, देखो 4 7। प्लस 3, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, बट फॉर 5d इसके लिए कितना हो रहा है, 5 प्लस 2 7। अब देखो कॉन्फ्यूजन है, तो मान लो ये n प्लस एल वैल्यू 6 से इसका कम है, 6 है, लेकिन 4f और 5d दोनों में क्या हो रहा है, 7 7। तो दोनों में जब सेम है, तो जो n वैल्यू हायर है उसका एनर्जी क्या होगा, हायर। ठीक है, तो ये देखो 4f है, ये 5d है, तो 4f में भी n प्लस एल वैल्यू 7, 5d में भी n प्लस एल वैल्यू 7, दोनों में 7। अब देखो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, हायर है, तो इसलिए एनर्जी ऑर्डर में ये हाई में जाएगा। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन, किसी का अच्छा सर, अगर वो अनम्यूट है। नंबर अगर हाँ बोलो। मेरा ही अनम्यूट है सर। ओके ओके। पूछ रहे क्वेश्चन तो मतलब अगर ये जो n+l अगर सेम आ जाए तो वो डिपेंड करेगा उस पे, प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल पहले तो क्वांटम। देखो पहले जो रूल था वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, तो लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ऑर्डर है उसमें दिक्कत आ रहा है, तब वो n प्लस एल रूल बनाया। ठीक है, n प्लस रूल में भी सिमिलर दो एनर्जी ऑर्डर आ गया, तब क्या होगा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हायर है वो हायर एनर्जी में जाएगा। ठीक है, सिमिलरली देखो 7s 5f 6d। ठीक है, तो 7s के लिए क्या है, 7 7 प्लस 0, जो 4 सॉरी
ये 5f होगा, तो 5f के लिए 5 + 3 ये 8, और जो सिमिलर 6d है 6 + 2 8। तो ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। जस्ट एक 6s 4f 5d और वो 7s 5f 6d, ठीक है। तो देखो ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी, जो डिफाइन अबव प्रिंसिपल बा व्हाट इज बिल्डिंग अप प्रिंसिपल बा व्हाट इज अबव प्रिंसिपल, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में जो 3 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें आ जाता है, ठीक है। तो देखो अबव का मीनिंग क्या है, अबव इज ए जर्मन वर्ड, ठीक है, ये जर्मन वर्ड है। तो व्हिच मीन बिल्ड अप और कंस्ट्रक्शन, अबव का मीनिंग क्या है, बिल्ड अप और कंस्ट्रक्शन। तो इसलिए हेंस दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग अप प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसलिए देखो इसका दूसरा नाम भी है बिल्डिंग अप प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल। तो द अबव प्रिंसिपल स्टेट दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल विथ ए लोअर एनर्जी इज फिल्ड अप फास्ट, ठीक है। तो मैंने देखो बताया था जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, जो 4s ऑर्बिटल वो पहले फिल हो रहा है नेक्स्ट 3d ऑर्बिटल। तो इसलिए देखो ये रूल क्या है, the orbital with a lower energy is filled up fast before the filling of the orbital with higher energy, मतलब जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल है वो बाद में फिल होगा, पहले जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है वो पहले फिल होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स एंटर द वेरियस ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। नहीं तो देखो जो पहले 1s ऑर्बिटल ये लेस एनर्जी है, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 4s 4d, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। वॉइस प्रॉब्लम हो गई। हेलो सर। लिमिटेशन ऑफ आउटबाउ प्रिंसिपल, तो देखो आउटबाउ प्रिंसिपल, आउटबाउ ने क्या बताया था, जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल वो पहले फिल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है कॉन्फ्यूजन टाइप, जो मतलब आउटबाउ रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो मान लो जो पहले फिल होना था वो पहले नहीं हुआ, उसके नेक्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। देखो पहले जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथनम, तो लैंथनम क्या है, जो तुम्हारा इनर ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन है मेटल एलिमेंट, एक इनर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, और एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट का ये फर्स्ट एलिमेंट है। देखो 57 लैंथनम, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 6s2 4f0 5d1, ठीक है। तो देखो 6s2 ये दो फिल हो गया, लेकिन 4f0 है 5d1 हो गया। तो क्या होना चाहिए था, ये 1 इलेक्ट्रॉन 4f में आना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी, क्या होना चाहिए था, देखो जेनॉन 6s2 4f1 5d0, क्यों ना 4f का एनर्जी ऑर्डर में क्या है, ये लोअर इन एनर्जी, क्योंकि अभी देखा देखो देखो एनर्जी ऑर्डर 6s ये लोअर है तो ये फिल हो गया, उसके बाद देखो 4f है, उसके बाद 5d है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे, देखो ये अबव रूल फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। ये देखो 4f0 है लेकिन 5d1 है, होना क्या चाहिए, ये 6s2 4f1 5d0। तो ये है लिमिटेशन डेविएशन ऑफ अबव प्रिंसिपल, जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथनम है। और एक ऐसा क्यों कॉन्फ़िगरेशन, होता सर? हाँ बोलो। ऐसा क्यों मतलब रीजन होगा इसका? नहीं ये कॉन्फ़िगरेशन में जो लैंथनम का ये स्टेबल रहता है, ठीक है। मतलब ये एक्सप्लेनेशन तुम जब लैंथनाइड का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे, अभी तुम्हें इतना जरूरत है नहीं, जस्ट ये लिमिटेशन मान लो, ठीक है। जब तुम लैंथनाइड केमिस्ट्री डिटेल्स में पढ़ोगे तब देखना पड़ेगा, जो ये 5D है तो ये स्टेबल है ज़्यादा, ठीक है। एक मिनट, और एक था, और एक, ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है
पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? तो पाउली ने बताया, जो मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो 4 क्वांटम नंबर होता है, जो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एजीमुथल, एक मैग्नेटिक, एक स्पिन, तो टोटल 4 क्वांटम नंबर है। तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक ऑर्बिटल में 4 क्वांटम नंबर सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखो पाउली exclusion principle state that the two electron residing in an orbital can never have the 4 quantum number alike, ठीक है। तो देखो मान लो कोई भी एक एग्जांपल ले लो जो 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। तो 1s ऑर्बिटल के लिए क्या होगा? 1s ऑर्बिटल के लिए n वैल्यू 1, l वैल्यू 0, ml वैल्यू 0। मान लो 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो n वैल्यू क्या होगा? सिमिलर, n इज इक्वल टू 1। एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी सिमिलर, l वैल्यू भी 0 सिमिलर, ml वैल्यू भी क्या होगा? 0 सिमिलर। बट स्पिन क्वांटम नंबर जो s वैल्यू है वो डिफरेंट होगा हमेशा ही, ठीक है। एंड देखो s is equal to plus up, and while other electron anti-clockwise points s is equal to minus up। देखो एक इलेक्ट्रॉन के लिए n1 l0 ml0 and s plus up, and n1 l0 ml0 s minus up। तो देखो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या बोल रहे हैं? जो दो इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिटल में 4 क्वांटम नंबर एलाइक मतलब सेम नहीं हो सकता, एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। तो वो कौन सा क्वांटम नंबर है? जो स्पिन क्वांटम नंबर है। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा क्या होगा? डिफरेंट, ठीक है। एक मिनट, एक पीडीएफ मैंने डालना भूल गया है। एक मिनट, जस्ट एक पीडीएफ डालना भूल गया, मैं डाल देता हूँ। विष्णु है। देखो जो नेक्स्ट है, जो हुन्स रूल ऑफ हाफ फिल एंड फुलफिल स्टेट एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। जस्ट एक मिनट, वो पीडीएफ मैंने भूल गया डालना। नेट स्लो कर रहा है।
तो देखो, जो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा था मैंने बताया था जो प्लाटिनम, ठीक है। प्लाटिनम का भी क्या होता है, एबनॉर्मल, जो हुन्स रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है। ये इमेज में है, पीडीएफ में नेट स्लो चल रहा है बहुत। तो देखो, जो प्लाटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो 6s2 4f14 5d8, ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है ओरिजिनली, जो 6s1 4f14 5d9, ठीक है। तो 6s पहले फिलअप होना चाहिए, देखो ये 6s1 इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन होना चाहिए क्या था 6s2। 6s ऑर्बिटल का एनर्जी लोअर होता है, तो 6s ऑर्बिटल पहले फिल होना चाहिए। उसके बाद 4f तो फिल है, लेकिन 5d देखो, एक बार 8 है, एक बार 9 है, तो एक्चुअली होता है 9, लेकिन होना चाहिए था 8, ठीक है। तो ये भी जो तुम्हारा आउटबाउ प्रिंसिपल का रूल फॉलो नहीं करते, ये लिमिटेशन है, डेविएशन। डाउनलोड हो गया, एक मिनट मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में। देखो, जो हुंड्स रूल ऑफ हाफ फिल एंड फुलफिल स्टेट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3-4 रूल है, तो एक आउटबाउ रूल बा आउटबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल ऑफ हाफ फिल एंड फुलफिल स्टेट, एंड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तुम्हारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और एक है डी ब्रॉगली इक्वेशन। मतलब ये 5 इक्वेशन, मतलब 5 रूल ऐसे कुछ है, तो मान लो इसमें से 2-3 तो आ जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो, हुन्स रूल ऑफ हाफ फिल एंड फुलफिल स्टेट क्या है, तो हुन स्टेट दैट हाफ फिल एंड फुलफिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीटली फिल ऑर्बिटल्स, एंड हेंस दिस रूल इज कॉल्ड हुन्स रूल ऑफ हाफ फिल एंड फुलफिल स्टेट। तो मैंने देखो, जो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारे चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम केमिकल बॉन्डिंग में। तो उसमें क्या था, देखो जो हाफ फिल एंड फुलफिल स्टेट है, तो वो क्या है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी अलग होता है दूसरे मॉलिक्यूल से। और नहीं तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं बताया था, जो ये हाफ फिल है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये है हुन्स रूल ऑफ हाफ फिल एंड फुलफिल स्टेट। तो हुन्स ने क्या बताया, जो हाफ फिल एंड फुलफिल ऑर्बिटल है वो मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीटली फिल ऑर्बिटल। तो देखो कैसे, देखो जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, देखो शुड बी आर्गन कोर, पहले 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, उसके बाद 3d4। बट एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 4s1 3d5। तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 4s1 3d5 क्यों, देखो जब 4s1 है, तो 4s1 4s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी क्या होता है, 2, तो 4s हाफ फिल है। और जो 3d5, 3d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी क्या है, 10, तो 5 है, मतलब ये हाफ फिल, तो 2 हाफ फिल स्टेट बन रहा है। लेकिन जब ये 4s2 3d4 है, तो 4s2 3d4 मतलब ये कॉम्प्लीटली फिल और ये इनकॉम्प्लीटली फिल। तो एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट, और इसमें क्या हो रहा है, दोनों हाफ फिल। तो क्या है, जो हाफ फिल ऑर्बिटल ये मोर स्टेबल है, ठीक है, दोनों ही हाफ फिल है। तो इसलिए क्या होता है, क्रोमियम का एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 है, ठीक है। सिमिलरली देखो, जो तुम्हारा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कॉपर लिखा है नहीं, कॉपर का भी होता है। कॉपर का 29, मान लो ये क्या होगा 4s2 3d9, ठीक है। तो 4s2 3d9 नहीं होकर क्या होता है 4s1 3d10, ठीक है। तो मतलब जो हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल है वो मोर स्टेबल है देन इनकम्प्लीटली फिल ऑर्बिटल, ठीक है। ये हुन्स का रूल है, हाफ फिल एंड फुल फिल स्टेट। और नेक्स्ट देखो, जो हुन्स रूल ऑफ, ये लिखा देखो मैंने कॉपर का, ठीक है। तो कॉपर के लिए क्या होना चाहिए, 29
तो 4s2 देखो 4s2 ये 3d9 किया, लेकिन एक्चुअली क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये 4s हाफ फिल है और ये 3d भी फुल फिल है, तो इसलिए 4s1 3d10। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है। आप देखो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो हुन्स का मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल क्या है, स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन्स एंटर द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स और सब ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन जब तुम फील करोगे, ठीक है, 1 by 1, मतलब पहले क्या करोगे 1 2, जब तक वो वैकेंट ऑर्बिटल खाली है। ठीक है, तो देखो 1 by 1 विथ लाइक स्पिन until vacant orbital orbit or orbitals are available. Spin pairing occurs when vacant orbital is not available. तो इसका मतलब क्या होता है, ये देखो, मान लो तुम np4 इलेक्ट्रॉन है, तो np4, तो पहले एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या करोगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, दूसरा मतलब npx npy npz, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन npx में, उसके बाद दूसरा npy में, उसके बाद तीसरा npz में। तो नेक्स्ट जो 4th इलेक्ट्रॉन है जो पहले nx ऑर्बिटल है उसमें आएगा ऑपोजिट स्पिन में। देखो ये अप साइड है, ये डाउन साइड है, तो फिर से मतलब n5 है, np5, तो इसमें क्या होगा, इसमें और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब np6 है, मतलब इसमें आ जाएगा। तो np4 क्या किया, देखो एक एक करके फिलअप किया, उसके बाद इसमें एक, नहीं तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, पहले इसमें 2 इसमें 2, बस हो गया, तो वो सही नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 इसमें 2 ये खाली रहेगा नहीं। पहले क्या होगा, सारे डिजेनरेट ऑर्बिटल सारे सेम एनर्जी है, तो एक एक करके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फिलअप करो ऑर्बिटल में, जो नेक्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्बिटल है वो पहले जो ऑर्बिटल है उसमें क्या होगा, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में फिलअप होगा। तो देखो हुन्स ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स एंटर द डिजेनरेट ऑर्बिटल, डिजेनरेट मतलब क्या होता है, जो सबका एनर्जी सिमिलर सेम, इसलिए देखो एनर्जी लेवल में सारे सेम लिखा मैंने, देखो ये, और नहीं तो इसको भी देख सकते हो, देखो सारे एक साथ किया। लेकिन जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है, देखो 2 डी ऑर्बिटल ऊपर 3 नीचे डी ऑर्बिटल हो जाता है, लेकिन ये डिजेनरेट है, मतलब सबका एनर्जी सेम है। ऑर्बिटल्स ऑफ सब ऑर्बिट 1 by 1, देखो फिलअप होगा, एक इलेक्ट्रॉन पहले, नेक्स्ट दूसरा, नेक्स्ट तीसरा, विथ ए लाइक स्पिन, मतलब स्पिन भी सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, until vacant orbit और ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल एंड स्पिन पेयरिंग ओकर, पेयरिंग मतलब क्या हो रहा है, अपोजिट स्पिन में आएगा, स्पिन पेयरिंग ओकर्स व्हेन वैकेंट ऑर्बिटल इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, देन पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हुआ, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्पिन आएगा अपोजिट स्पिन में, स्पिन पेयर होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है np4 के लिए। मतलब और भी पॉसिबिलिटी है, npx में 2 कर दो, इसमें 2 कर दो, नहीं तो इसमें 2 कर दो, लास्ट में 2 कर दो, वो सही नहीं है। यही है हुन्स रूल, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ np4। सिमिलरली देखो nd6 के लिए, तो क्या होगा, पहले सारे ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें एक, ये एक, उसके बाद नेक्स्ट जो 6 नंबर इलेक्ट्रॉन है ये स्पिन पेयरिंग होगा फर्स्ट ऑर्बिटल में। nf के लिए भी सिमिलर होगा, देखो एक ऑर्बिटल सॉरी, पहले एक एक करके फिलअप करो। ठीक है, देखो सेम स्पिन में, लाइक स्पिन में, देन स्पिन सही रूल यूनिवर्सल तो है नहीं, यूनिवर्सल है नहीं, मतलब जैसे सर वो लिगेंड वाले में होता था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होती तो इसमें सब ये सिमट जाते थे। नहीं, वो देखो, इसलिए तो मैंने पहले ही बता दिया, वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसमें क्या हो जाता है, पहले बोलो, उसमें इलेक्ट्रॉन का डीजेनरेसी नहीं है। ये रूल क्या है, एटॉम के लिए। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो एटॉम मतलब कॉपर एटॉम, ठीक है, जो नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, आयरन एटम, ये एटॉम के लिए है। ठीक है, तुम ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तो ये एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारे रूल एटॉम के लिए है। जब तुम कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे, मैंने पहले ही बता दिया,
देखो एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है, जस्ट ये बताने के पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है, देखो 3d ऑर्बिटल नीचे चला जाता है, 2d ऑर्बिटल अपर साइड में चला जाता है, मतलब डीजेनरेसी लॉस्ट होता है। तो इसलिए मैंने पहले जो टर्म बताया जो डीजेनरेट मेंशन जरूरी है, क्योंकि एनर्जी सेम है सबको, देखो एक लेवल में रखा सबको। नहीं तो देखो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो तुम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हो, 3d ऑर्बिटल नीचे चला जाता है और 2d ऑर्बिटल अपर साइड में, ठीक है। यस सर। यही यूनिवर्सल ही है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स का नेचर है, ये एटम का नेचर है, ठीक है। तो देखो ये रूल अच्छे से पढ़ना। और एक रूल है जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, सर सर्च में अपने पीडीएफ लगा दीजिए आगे, वो आ जाएगा अपने आप। ओके आ जाएगा। सर्च जो किया ये सर उसमें पीडीएफ मैंने आगे वो फिर। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया था, लेकिन मैंने उसके बाद डिलीट कर दिया मेरे फोन से, इसलिए दिक्कत हो रहा है। एक मिनट, पीडीएफ बस, नेट स्लो हो गया। नहीं ये छोड़ो, ये बहुत एक्सप्लेनेशन है, सिंपल सा करो। सर ये एमआईटी वाले देखिए जरा। एक मिनट है, नहीं जस्ट शॉर्ट डेफिनेशन में करना है तुम्हें, मतलब ज्यादा पढ़ना नहीं है। जो तुम्हारा ये मोमेंटम, एक मिनट चेक करता हूँ। एक मिनट जस्ट बाईजूस में चेक कर लेते हैं। देखो बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर और कैलकुलेट
एग्जैक्टली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो, तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट और मैटर पार्टिकल का एक साथ में तुम मतलब जो सोच रहे हो ये पार्टिकल इस साइड है, मतलब मोमेंटम और जो तुम्हारा पोजीशन है, ठीक है, दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, मतलब वो उसमें एरर आ जाता है। मतलब जब तुम उसको कैलकुलेट कर रहे हो तब पार्टिकल क्या होगा, थोड़ा सा मूव कर जाएगा, मतलब माइक्रो सेकेंड में, नहीं तो नैनो सेकेंड में। तो इसलिए कि दोनों को एक साथ तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो जस्ट उसका डेफिनेशन पढ़ना और जो उसका एक्सप्रेशन है, ठीक है, मतलब बहुत सारे डेरिवेशन वगैरह है, ये नहीं करने का जरूरत है नहीं, जस्ट तुम क्या ये करना। ठीक है, जो डेल एक्स और डेल पी ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे ये डिटरमाइन करते हैं, ये पढ़ने का जरूरत है नहीं, जस्ट तुम डेफिनेशन पढ़ना, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। मतलब दोनों को एक साथ तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, उसका एक्सप्रेशन क्या है, डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस का भी क्वेश्चन होता है, ये ग्रेटर देन h/4 पाई इजिकल टू कर देते, लेस देन कर देते। ठीक है, लिए जा हाँ बोलो, ये पढ़ लेना। और एक चीज जो, एक मिनट, इसका भी मैंने पीडीएफ बनाना भूल गया, जो ये है, ठीक है, जो तुम्हारा डुअलिटी ऑफ मैटर, जो पार्टिकल का भी ये वेव नेचर है, जो जैसे लाइट का वेव नेचर है, पार्टिकल का वेव नेचर कैसे तुम प्रूव करोगे, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पार्टिकल का वेव नेचर। तो देखो पार्टिकल का वेव नेचर के लिए मान लो ये तुम्हारा जो क्वांट की इक्वेशन है, इज इक्वल टू mc²। ठीक है, और अनदर इक्वेशन क्या है, इज इक्वल टू h न्यू। तो ये फोटोन का एनर्जी है, इज इक्वल टू h न्यू। अब दोनों को तुम क्या करते हो, दोनों एनर्जी है, दोनों एनर्जी को सिमिलर कर दो, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब mc² इज इक्वल टू h न्यू। तो mc² h न्यू इज mc² इज इक्वल टू h न्यू, मतलब m इज इक्वल टू h न्यू बाई c²। अब देखो मोमेंटम p ऑफ ए फोटोन, अब तुम जो फोटोन का मोमेंटम है उसको p से डेजिग्नेट किया, अब p इज इक्वल टू क्या होगा, mv। ठीक है, तो p इज इक्वल टू mv है, मतलब m का ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, और v मतलब v को इधर c से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये mc है, तो p इज इक्वल टू ओवरऑल क्या हो जाएगा, h न्यू बाई c² इंटू c। ठीक है, तो h न्यू बाई c। फिर से देखो जो तुम्हारा वेव लेंथ होता है, ठीक है, मान लो जो वेव नेचर है, तो वेव नेचर के लिए क्या होगा, एक वेव लेंथ। ठीक है, तो वेव लेंथ लैम्डा एंड वेलोसिटी एंड v ऑफ फोटोन आर कनेक्टेड, कैसे रिलेटेड है, लैम्डा इज इक्वल टू न्यू v बाई न्यू और c बाई न्यू। ठीक है, तब जस्ट पुट कर दो c बाई न्यू, न्यू बाई c इज इक्वल टू, तो इधर c बाई न्यू इज इक्वल टू लैम्डा है और इधर है न्यू बाई c, तो क्या हो जाएगा 1 बाई लैम्डा। तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू c बाई न्यू, अब न्यू का वैल्यू पुट कर दो तुम, न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, pc बाई h। ठीक है, तो pc बाई h पुट करने से क्या हो रहा है, देखो pc बाई h, तो h ऊपर चला जाएगा और c ओमिट हो जाएगा, तो ओवरऑल देखो h बाई p। तो जो लैम्डा का एक्सप्रेशन है, जो तुम्हारा वेव नेचर है, वेव नेचर कैसे पता चल जाएगा, जो लैम्डा वैल्यू है, वेव लेंथ होगा एक, तो वेव लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। h एक कांस्टेंट है और p मोमेंटम है, तो ये है तुम्हारा बेसिकली डी ब्रॉगली एक्सप्रेशन বা डी ब्रॉगली इक्वेशन, मतलब जो पार्टिकल का वेव नेचर है वो प्रूव करने के लिए ये आया डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। ठीक है, तो इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो बोर ने मॉडल सर्कुलेट किया था, ये सर्कुलेट मॉडल भी एक्सप्लेनेशन हो जाता है जो वेव नेचर से। ठीक है, तब देखो किसी का कोई प्रॉब्लम है, एक मिनट में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। हेलो